देखिए अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर एनवायरमेंट, ठीक है ना। ये क्लास 10th में टर्म 2 का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है बायो का। नो डाउट ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनवायरमेंट के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, हाउ दे आर कोरिलेटेड, है ना। हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो है व्हाट इज एनवायरमेंट, हाउ कैन वी डिफाइन इट। फिर है उसके बाद इकोसिस्टम, मतलब बेसिकली पहले उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है इस चैप्टर में, ठीक। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के बारे में, फूड वेब के बारे में, फूड चेन के बारे में, 10% लॉ के बारे में। मतलब मैं अभी आपको पहले एक समरी बता रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। नोटबुक में आपको मैंने लिखवाया ही है, अगर आपने नहीं भी लिखा है तो आप वीडियो की हेल्प से इस टॉपिक को इजीली लिख सकते हैं। और हमें ये बात बतानी बहुत जरूरी है आपके लिए कि उन टॉपिक्स को आप एटलीस्ट एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100% रहता है। अगर आपने सिलेबस देखा हो जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, लिंक में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक। उसमें 5 नंबर आपका इस चैप्टर को जाता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मार्किंग स्कीम। आप लोगों ने देखा है मार्किंग स्कीम कि आपका जो इस बार फिजिक्स का जो कंटेंट है वो कितने मार्क्स का है, केमिस्ट्री का कंटेंट कितने मार्क्स का है, या बायो का, पता है आपको? ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या आप ये जानते हैं कि जो आपका साइंस है क्लास 10th में, उसमें फिजिक्स का क्या पार्ट आ रहा है टर्म 1 में, केमिस्ट्री का क्या पार्ट आ रहा है, पार्ट इन सेंस कितने नंबर का आ रहा है? आप में से किसी को पता है? ये नंबर नहीं आ रहा है। नहीं पता है ना? नंबर नहीं पता है, पता होना भी चाहिए। यस सर। नहीं पता है, अच्छी बात है, हम बता दे रहे हैं, इसी बहाने इस वीडियो के जरिए सबको पता चलेगा। ये तो आपको पता है कि आपका जो टर्म 2 है वो कितने नंबर का है? यस सर, 40 नंबर का। वेरी गुड, कम से कम इतना पता है। अब आप ये देखिए कि जो टर्म 2 का जो सिलेबस है थोड़ा हम पहले ये बता दे रहे हैं ना, बच्चों को ये पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ दिस ना, इनको नहीं पता है कि टर्म 2 में जो हमारा साइंस है, साइंस है वो है कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का, ठीक। अब इस 40 मार्क्स में जो आपका केमिस्ट्री प्लस बायो है वो है 28 मार्क्स का। अब सीधा इंपॉर्टेंस कि आपके लिए केमिस्ट्री बायो कितना इंपॉर्टेंट है टर्म 2 में। और जो फिजिक्स का मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 12 नंबर का है। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि बायो में जो ये चैप्टर है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आर एनवायरमेंट, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, है ना, ताकि टाइम बचे, वीडियो में मैक्सिमम चीज हम आपको दे पाए। ये आपका 5 नंबर में अकेला ये चैप्टर, आप समझ लीजिए। मतलब बेसिक चीजें हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको ब्रश अप सिर्फ करना है कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं, बायोस्फीयर क्या है, अलग अलग जो उसके कंपोनेंट हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, उन सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और पता इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये इकोसिस्टम है। ये चैप्टर आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में बताएगा, ठीक है, आपके एनवायरमेंट के बारे में बताएगा, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के इंटरेक्शन को डिस्कस करता है, ठीक है। फिर बच गया कितने मार्क्स? 23 मार्क्स। अब 23 मार्क्स में जो रेस्ट है वो आपका केमिस्ट्री प्लस बायो का जो रेस्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री में आपको पता है, मैं वो भी लिख ही दूं कि केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर है ना। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लिखने के बजाय मैं पहले बायो कंप्लीट कर दूं। आपका जो चैप्टर है पहला रिप्रोडक्शन वाला, ठीक। उसके बाद जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी वाला, ठीक, हेरिडिटी वाला। हमने जैसा कि आपको बताया है 28 नंबर टोटल केमिस्ट्री प्लस बायो। अब आता हूं मैं केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? कार्बन कंपाउंड। लिमिटेड है टॉपिक, इसमें आपको ध्यान रखना है कार्बन एंड कंपाउंड या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें लिमिटेड है टिल आईयूपीएससी नेमिंग। सिलेबस में आईयूपीएससी नेमिंग नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है बच्चों को कि बेटा आपको आईयूपीएससी नेमिंग भी ध्यान में रखना है, उसको अच्छे ढंग से करना है।
उसका कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कारण मैं एक बार फिर बता दूं इस वीडियो में, ताकि आपके लिए और बेहतर हो जाए। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, जिनको ये बात का इल्म नहीं है कि वाई वी शुड स्टडी और रीड और टू अंडरस्टैंड IUPAC नेमिंग, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि चूंकि आपके सिलेबस में आइसोमर्स हैं, जो एक टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म वाला, और वहां आइसोमर्स में अगर आपको ध्यान में हो कि पेंटेन के जो 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, उसमें उन सब की IUPAC नेमिंग का भी जानना जरूरी है, जो कि हो सकता है बोर्ड में वो ये पूछ ले कि 3 कंपाउंड है। समझिएगा क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को, कि मान लो अगर हमने क्वेश्चन, मैंने ये जैसे क्वेश्चन बना दिया और हमने ये लिख दिया 2 नंबर में क्वेश्चन कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ठीक ना, स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं और नीचे में वो उसका IUPAC नेम भी लिख दे रहा हूं। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नाम लिख दिया उसका, और मैं ये पूछ रहा हूं कि ये किसके आइसोमर्स हैं, है ना। तो वहां तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये कहां से नाम आ गया, ये 2 डाइमिथाइल कहां से लिख दिया, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन कहां से लिख दिया। और ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको इस बात का इल्म होगा कि IUPAC नेमिंग में किस किस रूल्स को फॉलो करते हैं और IUPAC नेमिंग का इंपॉर्टेंस है क्या एग्जैक्टली, है ना। तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं कि IUPAC नेमिंग को भी अच्छे से पढ़ना है। रिटर्न में सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन आप ये पढ़ लें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आइए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मैं PT लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल वाला पूरा का पूरा चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि जो बच्चे साइंस ऑप्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, उनको मैं हमेशा ये कहता हूं बेटा पीरियोडिक टेबल इज अ, मतलब आप कह सकते हैं इट इज अ अल्फाबेट ऑफ केमिस्ट्री। कि आप जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं जान रहे अच्छे से, तो इसका 100% मसला ये रहेगा कि आपकी केमिस्ट्री हमेशा पुअर रहेगी। एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से, बेहतरीन ढंग से। आप हायर क्लास में भी जाएंगे, 11th 12th में भी, तो कुछ ही गिने चुने एलिमेंट्स हैं जो उसके बाद के हैं जो आपको पढ़ने हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्चुअली टिल द एटॉमिक नंबर 30। तो दैट्स व्हाई यू नो कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में आपका हो गया 2 चैप्टर। अब अगर हम मार्क्स बाइफरकेशन की बात करें तो 28 में मैंने बता ही दिया, और 28 में 5 मार्क्स हमने आपको R एनवायरमेंट्स के बताए। तो हमें अब ये भी ध्यान रखना है कि 5 मार्क्स के अलावा जो 23 मार्क्स रह गए, उनका बाइफरकेशन कैसा है और किस किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। अब देखिए जो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5, मतलब जो आपका कार्बन्स कंपाउंड है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ये जो हमारा होगा ये टोटल 10 मार्क्स का होगा, है ना। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। उसके बाद जो बायो का पार्ट है, जो रेस्ट रह गया बात, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, वो हो गया 13 नंबर का, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी ये कितने मार्क्स का हो गया? 13 मार्क्स का। और जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। तो देखिए ये आपको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको ये इल्म रहे कि हमें किस चैप्टर पे कितना ज्यादा ध्यान देना है और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो टोटल 28 हो गया। अब जो रह गया बचा फिजिक्स, तो वो आपको फिजिक्स पता है, फिजिक्स की उतनी जानकारी मैं भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 28 केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स 12 नंबर, जो भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, है ना। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं R एनवायरमेंट। R एनवायरमेंट में सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट इज R एनवायरमेंट, क्या है डेफिनेशन। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, चाहे तो अभी लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए एनवायरमेंट, और उसमें आप ये लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अलोंग विद द एयर, टेम्परेचर एंड वेदर। मतलब हम उन सभी को अगर इंक्लूड करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ R एनवायरमेंट। अगर आप डेफिनेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं R एनवायरमेंट इंक्लूड्स physical surrounding, R environment includes physical surrounding ब्रैकेट में air plus water, कॉमा living, फिर ब्रैकेट लिखेंगे लिविंग में क्या क्या होगा, प्लांट्स प्लस एनिमल्स,
लिविंग में ब्रैकेट लिख देंगे प्लांट्स प्लस एनिमल्स, फिर कॉमा देके लिखेंगे लिविंग के बाद नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ब्रैकेट में रेनफॉल, वेदर, टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, वेदर, रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब एनवायरमेंट में वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं और जिनका इंपैक्ट लिविंग पे है और एक दूसरे से के बिना वो सिस्टम या वो एटमॉस्फेयर या वो एनवायरमेंट सस्टेन नहीं कर सकता है। मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बनी रहती है। दैट इज व्हाट द एनवायरमेंट। ठीक, फिर एक टर्म आता है जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इकोसिस्टम। ठीक, एंड व्हाट इज इकोसिस्टम देन? तो सबसे पहले तो हम उस साइंटिस्ट की चर्चा करें जिन्होंने ये टर्म दिया था। जो इकोसिस्टम टर्म है दैट वाज गिवन बाय टेंसले। ये बताया गया है आपको, इसको लिख लीजिए। ये एमसीक्यू में या 1 वर्ड्स में या 1 मार्क्स में भी कभी-कभी पूछ लेते हैं। जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी करते हैं या नेत्रहाट की तैयारी करते हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पता, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग उन चीजों के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए। वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतर एजुकेशन मिलेगा। नेत्रहाट की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी है, फिर साइंस ओलंपियाड का भी कुछ पेपर्स होते हैं जो आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एनटीएससी है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं जो अलग अलग ढंग के पेपर्स वगैरह कराते हैं, जो फ्री के आपको एजुकेशन देते हैं, आपको बहुत अच्छा माहौल देते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा पार्ट है ना इकोसिस्टम का। सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट की बात करें जिन्होंने ये टर्म दिया, टेंसले। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। टेंसले ने ये टर्म दिया इकोसिस्टम। ठीक है, किसने टर्म दिया? टेंसले gave the term ecosystem। अब उसके बाद इकोसिस्टम इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो इकोसिस्टम है हमारा, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो है हमारा वो दो चीजें हैं, इसमें दो चीजों से मिलके बनता है। एक को कह देते हैं हम लिविंग और दूसरे को हम कह दे रहे हैं नॉन लिविंग। अब इस लिविंग और नॉन लिविंग के लिए एक टेक्निकल वर्ड दे दिया गया। लिविंग को बोल दिया गया बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग को कह दिया गया नॉन बायोटिक कंपोनेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना? बात वही है, बस वर्ड बदल गया, एक नया नाम दे दिया गया टेक्निकल वर्ड, नॉन बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, अब एक एक करके हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। जहां भी बायो आया लिविंग है, हम लिविंग की बात कर रहे हैं। उसमें प्लांट्स हो सकते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसमें मतलब एनीथिंग दैट हैव अ लिविंग कैरेक्टर, लिविंग प्रॉपर्टी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब इसमें अब उसके लिए भी कुछ टेक्निकल नाम दे दिए गए बायोटिक कंपोनेंट्स में। प्रोड्यूसर से शुरू हुआ, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। अलग अलग क्लासिफिकेशन है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया। किसी ने कहा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन अलग है, लेकिन हमें ये बात समझना है सिर्फ कि ये आता किसके अंतर्गत है। तो ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स इन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट का वो पार्ट है। ठीक है, अब इसमें हम लिख दे रहा हूं मैं, प्रोड्यूसर से शुरू किया, प्रोड्यूसर कॉमा हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, है ना? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, या इसी को हम टॉप कंज्यूमर भी कह रहे हैं। ठीक है, टॉप कंज्यूमर। फिर एक और चीज रह गई, डिकम्पोजर। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं,
तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद कार्निवोर्स क्या है, ओमनिवोर्स क्या है, कि हम उम्मीद करते हैं कि ये मुझे बताने की जरूरत इस लेवल पे क्लास 10th के बच्चों के लिए जरूरी नहीं समझता, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स। इसके बाद लास्ट वन इज डीकंपोजर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सभी इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको वो डिकम्पोज करता है, ठीक है, उनको डिकम्पोज करता है ताकि वो फिर से रिसाइकल होके या उसका साइक्लिक चेंज होके, है ना, बायोलॉजिकल साइकिल पढ़ाया गया क्लास 9th में आपको, वो फिर से इकोसिस्टम का पार्ट, चाहे वो पानी में चला जाए या वो मिट्टी में चला जाए, चाहे वो एयर में चला जाए, डिकम्पोज होके जैसे भी जाए, इट बिकम द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट और द इकोसिस्टम। फिर है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में अभी मैंने बताया आपको जो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन अभी हमने बताया था, उसमें वो सारी चीजें आ गई। टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, वेदर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, माउंटेन हो गया, मतलब सब कुछ जो लिविंग के अलावा आपके इर्द गिर्द दिखता है। आप अगर एक खेत खलिहान में खड़े हैं और आप चारों तरफ देख रहे हैं, तो लिविंग को छोड़ के जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, दे ऑल कम्स अंडर एबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब वहां हम एक चीज जो शुरू कर सकते हैं लिखना, वो हम यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द सनलाइट, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये दुनिया में यूनिवर्स को इसी से एनर्जी मिलती है और एनर्जी की शुरुआत यहीं से होती है। अगर सन नहीं हो, सनलाइट अगर नहीं हो, तो कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं करेगा कभी भी। तभी हम इसके लिए वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट So we can say what to the artificial ecosystem, man-made ecosystem। मतलब एक वर्ड में आप इसको याद रख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन-मेड इकोसिस्टम, तो इसको हम बनाते हैं खुद से, ठीक है। तो पॉन्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, ये सभी क्या हो गए, इट कम्स अंडर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो दिस इज व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ, दैट इज व्हाट वी कैन राइट इवन two types of ecosystem, natural ecosystem without human involvement, without human support, क्योंकि ये नेचुरली बनता है खुद से ही, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता बनाने में। इसका एग्जांपल हो गए फिर से दो पार्ट्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट आता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड है, लेक है, मरीन इकोसिस्टम है, एस्चुरीज है, ये सभी आपके किस में आ गए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारा पॉन्ड, लेक, मरीन एंड एस्चुरीज, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी हैव आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वेयर इट रिक्वायर्ड मैन मेड एक्टिविटी, मतलब नीड ए ह्यूमन सपोर्ट, इन व्हिच वी कैन कंसीडर एज अ गार्डन, एक्वेरियम, फील्ड, जितने भी हो गई, इसमें आपका मैन का चूंकि इन्वॉल्वमेंट होता है इस इकोसिस्टम को जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में। तो दिस इज व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो एक चीज और याद रखना है हमें कि जो बोटेनिकल गार्डन है या एग्रो इकोसिस्टम है, ठीक ना, इट आल्सो इंक्लूड्स इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एमसीक्यू में या वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा रीजन में भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो हमारा एग्रो इकोसिस्टम है, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड वाली जो हम बात करते हैं, जो खेती करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा देश क्या है, किसानों का देश, हम ये कह सकते हैं, फार्मर्स के ऊपर कंप्लीटली हम डिपेंड करते हैं, ठीक ना। तो दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम which is called as a artificial ecosystem and which we can consider in artificial ecosystem. So this is all about the kinds of ecosystem that we have to discuss. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, we will discuss different trophic level and different components of the biotic component. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा बायोमैग्निफिकेशन, ठीक ना। ये बड़ा ही यूनिक टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है इन टर्म्स ऑफ कि हमें ये जानना होना होता है कि जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं या इकोसिस्टम में जिन भी चीजों का उपयोग हो रहा है, वो दो ही तरह की चीज हो सकते हैं। एक वो जो डिकम्पोज करते हैं, जिसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कह रहे हैं, और एक वो जो डिकम्पोज नहीं करते हैं। मतलब सिंपल सा मतलब हो गया कि एक वो जो सड़ जा रहा है,
गल जा रहा है और वो इकोसिस्टम का पार्ट हो जा रहा है, और दूसरा वो जो नहीं सड़ रहा है, नहीं डिकम्पोज कर रहा है, और वो ऑब्वियसली अगर डिकम्पोज नहीं कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक ना। अब अगर आप इस वर्ड को समझिए, एक चीज और देखना पड़ेगा आपको, इसका एक दूसरा नाम भी है बायो मैग्निफिकेशन, को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड में वो किसी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मतलब लिविंग, और मैग्निफिकेशन आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब होता है देयर इज अ इंक्रीज इन समथिंग, मैग्नीफाई इन समथिंग। वहां पढ़ते हैं कि इमेज मैग्नीफाई कर रहा है, साइज बढ़ रहा है। यहां हम बात करते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो ग्रेजुअली इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो सबसे ऊपर है इकोसिस्टम में, जो हमारा फूड चेन है, जो उसमें सबसे ऊपर है, उसके लिए वो हार्मफुल हो जा रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है बायोमैग्निफिकेशन का जो हार्मफुल इंपैक्ट है, एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर। वल्चर जो गिद्ध है, हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है, 9 के बराबर। एक्सटिंक्शन को है मतलब खत्म हो गया, है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। कारण आप पूछ सकते हैं कि इसका कारण क्या है? What is the harmful impact of biological magnification for a specific living system if it exists at a top level in the ecosystem? कारण क्या? ये अगर जो आप लोगों ने डिस्कस भी किया है कि अगर हम एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, तो 3 से लेके 4 तक ट्रॉफिक लेवल होता है किसी भी स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल पिरामिड में, ठीक ना। इसको हम T1, T2, T3 एंड T4, मतलब ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर, ठीक ना, प्रोड्यूसर। फिर है हमारा प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। इसी को हम हर्बीवोर्स भी कह रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर हमारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर हो गया हमारा टॉप कंज्यूमर। अब अगर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट, जो डायरेक्टली सनलाइट ले रहा है, जो 1% की सनलाइट यूज कर रहा है, ठीक ना। अब जरा हम इधर आते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या आते हैं? मैग्नीफाई करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज होना, इंक्रीज, लेकिन किसका? तो इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जो 2 तरह के केमिकल्स हैं, या जो 2 तरह की चीजें हैं, एक वो जो डिकम्पोज करती हैं, एक वो जो सड़ जाती हैं, और सड़ के वो कहीं ना कहीं सॉइल का पार्ट या इकोसिस्टम का पार्ट हो जाती हैं, तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या बायोडिग्रेडेबल केमिकल कहते हैं। और एक वो जो डिकम्पोज होता नहीं, किसी भी हालत में नहीं होता, किसी भी हालत में वो सड़ता गलता नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का पार्ट दोबारा नहीं बनता है, वो इकोसिस्टम में पड़ा रहता है। तो दीज आर कॉल्ड एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल। और आपको पढ़ना किसके बारे में है? 10th में डीडीटी के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीडीटी ही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन। सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक है कि आप बॉटल खरीद लीजिए और छोड़ दीजिए मिट्टी में गाड़ के, अरबों साल तक वो आपको एज इट इज पड़ी हुई मिलेगी। व्हाई? बिकॉज इट विल नेवर डिकम्पोज, बिकॉज ऑफ द रीजन इज व्हाट? इट इज नॉन डिकम्पोजेबल, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट्स व्हाई इट डजंट बिकम द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा। अब इसको जरा समझे, जो हमें पढ़ना है सिलेबस में डीडीटी के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने, अब ये है क्या, तो मोस्टली इसको हम यूज करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। मतलब हम कीड़े मकोड़ों को किल करने के लिए जो पेड़ों पौधों को, या पेस्टिसाइड भी कह सकते हैं आप, पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट मारने वाला, जो हमको भी हार्म कर सकता है, इंसेक्ट। लेकिन पेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसको हार्म करता है? प्लांट्स। ये याद रखना है, जो प्लांट्स को हार्म करेगा वो पेस्टिसाइड कहलाएगा, पेस्टिसाइड। प्लांट्स को हार्म करने वाला। इंसेक्टिसाइड वो किसी को भी कर सकता है, हमें भी, आपको भी, प्लांट्स को भी, ठीक है। अब डीडीटी का छिड़काव हुआ प्रोड्यूसर के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ताकि वो हार्म ना करे,
मतलब अगर मान लो हम गेहूं की खेती कर रहे हैं और कीड़े मकोड़े लग गए तो क्या हो जाएगा, वो कीड़े मकोड़े उस पूरे की खेत को बर्बाद कर दें, जो यील्डिंग कैपेसिटी है बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी, फार्मर के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। किसी भी क्रॉप प्लांट्स में अगर हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो पर्पस हमारा सिर्फ ये होता है कि हम अपनी यील्ड की क्वालिटी को, यील्ड की जो प्लांट्स की जो यील्डिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन कर सके, बढ़ा सके। ठीक, क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर हमने, प्लांट्स के ऊपर हमने छिड़काव किया। इससे बेहतर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इकोसिस्टम है या एक फूड चेन है जिसमें प्लांट, ग्रास ऊपर, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, ग्रास ऊपर, ये ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, मेढक, मतलब आपका हो गया फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, और स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल, है ना, या हॉक, कुछ को मिलेगा। हमने डीडीटी का छिड़काव प्लांट्स पे किया, ठीक ना। अब जैसे ही प्लांट्स पे किया, प्रोड्यूसर्स पे किया, ठीक, तो उस प्रोड्यूसर को जो ग्रास ऊपर है वो खा रहा है, ठीक। अब ग्रास ऊपर खा रहा है तो एक ग्रास ऊपर तो खाएगा नहीं, बहुत सारे ग्रास ऊपर खाएंगे, धीरे धीरे वो डीडीटी ग्रास ऊपर के पेट में चला गया, सिस्टम में चला गया, ठीक। ग्रास ऊपर के सिस्टम में गया, फिर ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, ठीक, ग्रास ऊपर किसने खाया, फ्रॉग ने। अब कोई भी ग्रास ऊपर अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक फ्रॉग तो खाएगा नहीं, बहुत सारे खाएगा। तो एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, यहां हमारा था डीडीटी, ठीक है, छिड़का हमने, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये हमारा हो गया ग्रास ऊपर, ठीक, ग्रास ऊपर को फिर खाया फ्रॉग ने, फिर फ्रॉग को खाया स्नेक ने, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, डीडीटी ग्रास ऊपर के पास पहुंचा, ज्यादा अमाउंट में बढ़ता जा रहा है, कई सारे ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया, जो डीडीटी का जो अमाउंट है वो ग्रास ऊपर के से लेके फ्रॉग के बॉडी में पहुंचा, वहां भी वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, धीरे 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 वो जमा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फ्रॉग में बढ़ा, अब फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, ठीक, स्नेक ने खाया। अब स्नेक तो एक खाएगा नहीं, बहुत सारे खाएगा अपने लाइफ साइकिल में, बहुत सारे फ्रॉग, मतलब अनगिनत कह सकते हैं हम। धीरे धीरे क्या होगा, वो डीडीटी स्नेक में पहुंच गया, ठीक ना, मतलब इस इकोसिस्टम में ये टॉप कंज्यूमर है, ठीक ना। अब वो बहुत सारे डीडीटी, बहुत सारा अमाउंट पहुंचता चला गया स्नेक के पास। अब स्नेक मर गया, चूंकि मरेगा, लाइफ साइकिल है उसकी, मरेगा, वो सॉइल्स में चला गया, तो स्नेक तो डिकम्पोज हो गया, सड़क गया, लेकिन जो डीडीटी उसके सिस्टम में था वो मिट्टी में पड़ा रहेगा, ठीक। लेकिन एक दूसरा जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है कि अब इस स्नेक जब डिकम्पोज करेगा तो खाएगा कौन इसको, वल्चर, हॉक, मरे हुए स्नेक को, वो भी तो खाएगा, वो खाएगा, खाते खाते वो उसके डीडीटी पेट में चला गया, सिस्टम में चला गया उसके। अब डीडीटी का इतना खराब इंपैक्ट है कि जो डीडीटी उस वल्चर, उस हॉक के बॉडी में पहुंचा तो जो उसके अंडे हैं हॉक के, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, जो एग का शेल है, किसका शेल, एग का शेल, एग शेल मेड अप ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। ये डीडीटी कैल्शियम कार्बोनेट को धीरे 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 पतला करता चला जाएगा, तो जब भी अंडे देती थी वल्चर तो अंडा फूट जा रहा था, तो बच्चे बच ही नहीं रहते। अब जब बच्चे ही नहीं बचेंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या हो गया कि उसकी जो प्रजाति थी पूरी की पूरी खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। हुआ क्या, देखिए कितना इंटरेस्टिंग, हमने डीडीटी का छिड़काव कहां किया, प्रोड्यूसर के ऊपर, नुकसान किसको हुआ, वल्चर को, ठीक है, बात समझ आ गई। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद अ biological magnification, where exactly happens what, that there is an increase in non biodegradable chemical from one trophic level to successive trophic level, and it may harmful impact on the ecosystem and basically on the biological ecosystem, biotic ecosystem. I hope that this topic is now clear to everybody, है ना, Yes. पक्का, Yes. तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये 11th 12th में बच्चे पढ़ते हैं। सर स्नेक को भी तो हार्म हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन स्नेक अभी है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वल्चर ने खाया उसको, मरने के बाद मिट्टी का पार्ट हो गया वो, लेकिन वल्चर के पास क्योंकि वो सभी सारी गली चीजों को खा रहा है, हर इकोसिस्टम की सारी गली चीजों को वो खा रहा है, वो डिकम्पोज है, सबसे ज्यादा धीरे 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 उसी में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बात समझ आ रही है। एंड दैट इज व्हाई द रीजन बिहाइंड इट कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है बहुत ही हार्मफुल है। आप इस डिफिनेशन को चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।
फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में। फूड वेब, फूड चेन जो रह गया है हम उसको फिनिश करेंगे। ओके, चलिए। इतना नहीं बोलना चाहिए बच्चों को कभी। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आर एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में अक्सर रहता है कि सर बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में इस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ऑब्वियसली जो सवाल पूछा अभी इस बच्चे ने कि सर व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, है ना, ओजोन डिप्लीशन। तो एक चीज बहुत जरूरी है समझना, वो ये कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि क्या ओजोन लेयर हमारे लिए फायदेमंद है। यूजुअली आपसे अगर ये पूछा जाए कि कैन यू टेल मी द एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, एनी बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑफ ओजोन लेयर, तो बताएगा आपने से? हाँ बोलिए। Sir, it protects us from ultraviolet rays. वेरी गुड, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब इसका काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। तो इसका सिंपल सा मतलब बन गया कि कहीं ना कहीं जो यूवी रेज है वो हमारे लिए या लिविंग सिस्टम के लिए हार्मफुल है, तभी तो ये हमारी सुरक्षा कर रहा है, ये हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है यूवी रेज। अब एक और सवाल यहां पे आता है कि कैन एनीबॉडी हैव अ आइडिया कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूवी रेज। एडवांटेज अगर हमने पूछ लिया, मान लीजिए बोर्ड ने अगर ये कह दिया कि राइट द बेनिफिशियल इंपैक्ट बेनिफिट्स ऑफ यूवी लाइट, अभी आपने बताया कि सर ये हमारे लिए हार्मफुल है, यूवी रेज हमारे लिए नुकसानदेह है ना। लेकिन अब सवाल बन गया, क्योंकि बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, उसमें नो डाउट आपके ऊपर एक चीज प्रेशर रहता है कि हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, जो पढ़ाया गया हमें वो पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आता बोर्ड के एग्जाम में। जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं उसी में आपको सीखने की जरूरत होती है कि उस क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा जा सकता है। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें, जैसे अभी आपने बताया यूवी रेज से ओजोन लेयर जो है हमारा, ओजोन लेयर जो है हमारा, वो यूवी लाइट से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अब यहां पे फिर से एक सवाल डेवलप हो गया जो मैंने आपके सामने रख दिया कि बेटा अगर यूवी लाइट हमारे लिए हार्मफुल है तो क्या आपने कभी ये बात सोची है कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? यूवी लाइट हमारे लिए क्या एडवांटेज कॉज करेगा? सोच के देखिए जरा, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए कि यूवी लाइट के फायदे क्या हैं। चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जो ये यूवी लाइट है, यही एटॉमिक ऑक्सीजन को, या मैं मेंशन कर दूं, एटॉमिक जो ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन, इसी एटॉमिक ऑक्सीजन को यही यूवी लाइट ओजोन में कन्वर्ट कर देगा। देखिए दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक ना। क्या कर देता है? ये जो यूवी रेज है, इसी यूवी रेज के प्रेजेंस में जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन हमने दिखाया आपको, और ये हमने ओजोन बना दिया। क्या बना दिया? ओजोन। 9th की अगर थोड़ी सी हम पीछे अगर हम बात कर लें तो ओजोन की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है? 3 है। एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है। देखिए यही तरीका अडॉप्ट करना है अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस में हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि पीछे की चीजों को कैरी भी करते चल रहे हैं ताकि रिवीजन होता रहे। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे डेफिनेटली आप उसको भूल जाएंगे, क्योंकि ये दिमाग की एक आदत होती ही होती है। जब तक आप नहीं भूलेंगे तब तक आपको वो चीज कभी याद रहेगी नहीं, या कोई नई चीज आप कभी उसको याद रख ही नहीं सकते। भाई एक चीज हटेगी तभी तो दूसरी चीज आएगी। अब उसको रिटेन करने के लिए फॉर द लॉन्ग टाइम आपको बार बार उन चीजों को रिवाइज करना होगा, उन चीजों को समझना होगा, ठीक है। तो 2 चीजें बताई मैंने आपको। एक ये बताया आप ही ने कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी सुरक्षा यूवी लाइट से, अल्ट्रावायलेट रे से करती हैं। हमने फिर एक सवाल बना लिया, हमने ये एक सवाल क्रिएट किया कि व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ यूवी लाइट फॉर द मैनकाइंड और फॉर द लिविंग सिस्टम। फिर एक आंसर बताया मैंने कि सर दैट यूवी लाइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट यूवी लाइट मेक्स द एटॉमिक ऑक्सीजन इनटू द ओजोन। तो जो आप लेयर देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी, जो आप ऊपर लेयर देख रहे हैं
ओजोन की वो इसी यूवी लाइट से रिएक्ट करके ओ 3 बार एडप्ट हुआ। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, मैं आपको इसको सिंपल ढंग से समझा रहा हूं ताकि आपके लेवल तक, मतलब 10th के लेवल तक, 10th ग्रेड तक बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या, अगर हम इसको एक कपड़े का अगर हम एक कपड़े की अगर बात करें कि ये जो बना हुआ है जिन धागों से, एक बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, ये बहुत सारे धागे आपस में मिले हैं, सिले हैं, बुनाई हुई है, तब जाके वो एक शर्ट का कपड़ा बना है। ठीक बात समझ आई? अब एक एक करके हम उन धागों को निकाल रहे हैं कि पतली हो जाएगी, कहीं कहीं छेद हो जाएगी, होल हो जाएगा, और उसी को आपने क्या कहा, ओजोन डिप्लीशन। जो यूवी रेज, जो ओजोन का लेयर, एक थिक लेयर कोट कर रहा है, एक ब्लैंकेट की तरह बना रहा है एक सरफेस पे, ताकि एटमॉस्फेयर पे सनलाइट का जो यूवी लाइट है वो एटमॉस्फेयर पे नहीं आए। जो दूसरे गैसेस हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या करता है वो इसी, मतलब अगर हम ऐसे देखें सिंपली कि जो ओजोन लेयर है ये सीएफसी के कारण फिर से वापस एक एक करके धागे के फॉर्म में निकलता चला गया। अब जब निकलता चला गया तो जो एक थिक धागा था, थिक जो कपड़े थे, वो धीरे धीरे उसमें होल होने लगा, छेद होने लगा, और उसी थिनिंग, उसी पतले होने के प्रोसेस को जो ओजोन लेयर है हमारा, इसको हम डिप्लीशन कहते हैं, या इसी को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा। मतलब ये हम फिर से एक बात क्लियर कर ले, ओजोन डिप्लीशन का मतलब ये हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू द सर्टेन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ज्यादातर रेफ्रिजरेटर से, ग्लेशियर्स से एमिट होते हैं, और हम ही लोग उसके मतलब इंपॉर्टेंट कॉज हैं, हमारे कारण ही हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा व्हीकल यूज कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं, इससे जो एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, परफ्यूम यूज कर रहे हैं, जहां से सीएफसी रिलीज हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे सीएफसी जो गैस है वो ओजोन लेयर तक पहुंच रही है, और फिर उस ओजोन को वो ओ में तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, और जैसे जैसे टूट रहा है ओजोन की जो मोटी सतह है, जो मोटी लेयर है, वो धीरे धीरे पतली हो रही है, वो कहीं कहीं वही छेद हो गया है, होल हो गया है, जिसको हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। और जब वही यूवी लाइट जब आ रही है, अब छेद हो गया तो यूवी लाइट नीचे सरफेस पे आ रही है, वो हर लिविंग सिस्टम को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, it affects largely to the each and every living component of the ecosystem. That's why UV light is harmful to us as well as useful to us. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? दोनों चीजें हो गई, पेपर में बन गया 2 नंबर का। अगर मैं बनाऊंगा तो क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा, ताकि बच्चों का मेंटल एबिलिटी डेवलप हो। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूवी लाइट फॉर द इकोसिस्टम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,